लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है, इसका हम लोग लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force of which is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब दो पॉइंट चार्जेस अगर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हुआ कि दो चार्ज बड़ी है, मान लीजिए ये चार्ज बड़ी है, इस पे अट्रैक्शन अगर फोर्स की बात कर लें, ये चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं R। तो ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, हो सकता है ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से दो इक्वेशंस बना, और इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग जब इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आपका दोनों चार्ज के प्रोडक्ट बाई आर स्क्वायर। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उस कांस्टेंट टर्म का जो हम लोग वैल्यू रखेंगे, यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कि क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, इसमें रखने से आपका मान क्या आएगा, 4 इंटू पाई का मान आपका 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका 3 × 10⁹ आ जाएगा। और यूनिट क्या होगा इसका, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और आपका पर कूलम स्क्वायर। जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला जो फाइनली लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे आप 3 इंटू यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 × 10⁹। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग रखेंगे वो 9 × 10⁹, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फाइनल फार्मूला हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला हो गया। इस फोर्स का जो यूनिट आएगा वो आपको न्यूटन में आएगा, क्योंकि एसआई वैल्यू में ये सब रखा गया है, तो फोर्स के लिए न्यूटन हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमने देखा उसके लिए यूनिट पूछा जाता है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग देख लिए 8.854 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्या होगा इसको देखते हैं। तो अगर हम देखें फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसका वैल्यू निकालना है, अगर यूनिट निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो ε0 के लिए आपका 1/4π, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका यूनिट तो होगा नहीं, 1/f × Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो ये कूलम, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर है, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर भेजेंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ε0 का यूनिट हो गया। डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग अगर देखें यहाँ से डायमेंशन अगर देखें तो फंडामेंटल फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए अगर हम बात कर ले, फोर्स का जो आपका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ml T−2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। उसी तरह आपका डिस्टेंस है तो इसके लिए मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, और कूलम है तो Q बराबर I × T होता है, तो इसका एम्पियर इंटू टाइम लिखते हैं हम लोग, इसका डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर ले इस फॉर्मूला में, यहाँ पे तो आपका फोर्स के जगह पे रखेंगे ml T−2 पावर -1, फिर उसके बाद मीटर के लिए L इस्तेमाल करते -2 हो जाए, कूलम के लिए एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर कर लेंगे इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m इनवर्स L पर -1 L पर -2 है, -3 हो जाएगा, T पर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे T स्क्वायर T पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अब एम्पियर बचा है तो A स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये हमारा फॉर्मूला डायमेंशन हो जाएगा किसके लिए, तो ε0 के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। अदर यूनिट अगर पूछा जाए, अदर यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, जैसे कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ε0 A/d, कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे। C से कैपेसिटेंस होता है, A से आपका एरिया, D से डिस्टेंस है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो आपका फैराड होता है, फैराडे नहीं, फैराड। ε0 का यूनिट निकालना है, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर है, तो कट के नीचे जाकर मीटर पर मीटर हो जाएगा, तो ε0 का हो जाएगा फैराड पर मीटर, ये भी आपका यूनिट होता है फैराड पर मीटर। तो इस तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं फैराड पर मीटर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये आपका फोर्स से ε0 का परमिटिविटी फ्री स्पेस का यूनिट आ गया, जिसका वैल्यू हमने यहाँ से निकाल कर रख दिया है, तो डायमेंशन आ गया, और इसका अदर यूनिट आपका ये हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। कूलम्ब्स लॉ जो होता है न्यूटन्स लॉ के लिए हम लोग सिमिलरली देख सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही ये रूल्स चलता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यूनिवर्सल होता है, कूलम्ब्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है मीडियम डिपेंडेंट होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है जी का वैल्यू वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसी कारण वो यूनिवर्सल लॉ होता है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के भी कुछ अपना लिमिटेशंस है क्या, तो ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है हमेशा 2 पॉइंट साइज चार्ज बॉडी के लिए होता है। ठीक है, और ये चार्ज रेस्ट में रख कर ही ये फोर्स लगाया जाता है, ये फोर्स का फॉर्मूला लागू होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पहला क्या होगा, इट इज वैलिड इन 2 चार्जेस ऑफ पॉइंट साइज। दूसरा ये है चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। उसके बाद ये अप्लाइड अप टू ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी मीटर
वन फॉर मी से बड़ा होनी चाहिए, यानी जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज की इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे छोटा फिर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये आपका चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ के लिए लिमिटेशन हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जाता है। ग्रेटर देन यानी कि जो आर का जो वैल्यू हो ये ग्रेटर होना चाहिए, डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से, क्योंकि आपका आपका रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आकर के बैक होता है वो डिस्टेंस भी इसी के करीब में होता है, यहाँ तक ही ये डिस्टेंस उसका भी होता है, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कि दो चार्ज बड़ी है, दो चार्ज बड़ी, ये चार्ज पार्टिकल, तो ये हो सकता है लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, अगर लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग आर ले लेते हैं, और ये जो आर है इसको वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर हमारा होगा, ये Q1 है और ये Q2 है। तो इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम हो जाएगा F1 पे 2 के द्वारा, इस पे जो चार्ज फोर्स लगेगा वो उस चार्ज के द्वारा लगे जाएगा, यानी कि 2 पर 1 के द्वारा लगाया जाएगा। अब इसको वेक्टर में रखने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके मैग्नीट्यूड में तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर का जो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और किसी भी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आता है, लेकिन उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर देता है। यूनिट वेक्टर का यही काम है। तो इसका हम लोग अगर बात करें यूनिट वेक्टर इधर की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ ये यूनिट वेक्टर, इधर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो अगर इसको वेक्टर में रखना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर का ये वेक्टर में आ जाएगा, इसको वेक्टर रखना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो, अगर अनलाइक चार्जेस रहा तो क्या होगा, दोनों मान लीजिए अनलाइक चार्जेस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों पे काम करेगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा आर, इस डिस्टेंस को वेक्टर में रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर का यूनिट वेक्टर से अगर मान लीजिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो इस चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है 1 पे 2 के द्वारा, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये 2 पे लगाया जाएगा 1 के द्वारा। अब यूनिट वेक्टर इधर ही दिखाना हो तो इस यूनिट वेक्टर का नाम हो जाएगा आर 1 से 2 की तरफ, इस यूनिट वेक्टर का नाम हो जाएगा 2 से 1 की तरफ। तो अब हम लोग इधर का दिशा आर का देखना चाहें तो इसके मैग्नीट्यूड में इस वाले यूनिट वेक्टर से अगर गुना कर देंगे तो आर का दिशा इधर हो जाएगा। अगर इसी आर के मैग्नीट्यूड में इस यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा उसका दिशा। तो उस स्थिति में हमारा इधर का डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स का अगर वेक्टर में लाना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाना है तो इससे गुना करेंगे, और इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो इससे गुना कर देंगे, मान वही आएगा। तो हम दोनों फोर्स का अगर मान लिखना चाहें F12 या F21 दोनों तो मान सेम होगा, ठीक है। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सेम वैसे ही होता है, एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होता है। अब यहाँ पे उसी चीज़ को फिर प्रूव करना है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो F1 1 2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इससे आ जाएगा। अब F12 के लिए अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में रखना है। अगर इस चार्ज से लाइक चार्जेस के उठा लें तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, इसको वेक्टर फॉर्म में रहता है, इससे गुना करना होगा इस यूनिट वेक्टर से, तो डायरेक्शन उधर हो जाएगा R21। और F21 की अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर का यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इधर है तो R12 हो जाएगा इसमें। या इसमें अगर देखें तो 1 2 में ये वाला गुना हो जाएगा, दोनों ही केसेस में सेम चलेगा। तो F12 में इससे गुना करेंगे, F2 में इससे गुना कर लेंगे। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है, यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, और डायरेक्शन क्या है दोनों के यहाँ पे अपोजिट। हियर हम लिख सकते हैं R12 इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या होता है, रिवर्स है। तो ये तो हमारा इक्वेशंस में आपका इक्वेशंस में दिख रहा है। तो अगर इसको अगर उठाकर किसी एक में रख दें, 1 2 की जगह पे अगर 2 1 लिखना हो तो माइनस रखें, या इसमें रखना हो तो भी रख सकते हैं। नाउ
अगर हम इसमें रख दें तो F12 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। R21 की जगह पे या 12 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 12 की जगह पे 21 का मान अगर रखना चाहते हैं तो ये माइनस उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस R12 इतना लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ में देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, केवल माइनस आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं F12 इसको माइनस F21 लिख सकते हैं। इससे क्लियर हो गया कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है। इसमें भी वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि कूलम्ब्स लाइन फैक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस पे एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में रिवर्स होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि द टू चार्जेस exert equal and opposite forces on each other, equal and opposite forces on each other, एंड एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है तो इसका मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग लगेगा। एक ही लाइन के लॉन्ग लगने का मतलब हुआ दोनों के सेंटर के लॉन्ग लगेगा। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चार्जेस की बात करें, दो चार्जेस, तो दोनों के लगने वाला फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग लगेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है दोनों का लाइन क्या होगा, एक ही लाइन होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये लाइन हमेशा सेंटर से लॉन्ग पास करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं F12 F21, ठीक है, Q1 Q2, तो ये फोर्स सेंट्रल हो जाएगा, सेंटर के लॉन्ग, यानी कि फोर्सेस एक्ट along the line joining the centers of two charge bodies, hence it is central force। तो इस तरह से ये क्या है, hence हम लिख सकते हैं it is central force, central in nature। अब हम लोग देख सकते हैं अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और डेरिवेशन भी इससे रिलेटेड आता है। देखिए मान लीजिए किसी XYZ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, सपोज दैट ये एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो दोनों चार्ज का जो अपना अपना पोजीशन होगा किसी रेफरेंस पॉइंट के ओरिजिन से, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा R1 हो जाएगा, इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा जो कि R2 हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी दिए गए पॉइंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डायरेक्टली लाइन ज्वाइनिंग होता है, वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो इस फ्रेम के ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो इधर की तरफ अगर यूनिट वेक्टर रख देंगे तो ये जो R का जो दिशा होगा R, ये यूनिट वेक्टर से गुना कर दें अगर 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, तो इस R का जो दिशा इधर हो जाएगा। और इसके तरफ अगर देखना चाहें तो इस यूनिट वेक्टर से अगर हम लोग 2 से 1 की तरफ वाला जो यूनिट वेक्टर है इस R में गुना करेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर A है, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर A दिया हो और यूनिट वेक्टर A कैप दिया हो, तो A कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड A, तो ये तो हमारा यूनिट वेक्टर के लिए हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर A को मैग्नीट्यूड दिया हुआ इसमें अगर यूनिट वेक्टर से गुना कर दें तो उसका डायरेक्शन निकल जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड इतना है और यूनिट वेक्टर का दिशा मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन इधर दिख रहा है, इसको इसमें लिया गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, A है और ये A कैप है, दोनों को लिया कर अगर गुना कर दें, एक दूसरे में इंक्लूड कर दें, तो A का जो वैल्यू हो A इंटू A कैप हो जाएगा और इस तरह से जो वेक्टर बनेगा वो A वेक्टर हो जाएगा। तो इस A वेक्टर का दिशा इधर अब दिखेगा, केवल यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई हो जाने से इसका डायरेक्शन इधर दिख रहा है। अगर यूनिट वेक्टर इसी मैग्नीट्यूड में अगर इधर का यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू A कैप, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, वही वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि R का जो जब दिशा अगर इधर देखना हो, इधर की तरफ दिशा देखना हो, तो R इंटू R12 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर का डायरेक्शन देखना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले यूनिट वेक्टर से इस R में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगा।
तो इधर का तरफ दिशा हो जाएगा, यानी r में r21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर दिशा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको, तो एक्स वाई जेड फ्रेम है, एक्स वाई और ये जेड, ये ओरिजिन है। इस तरह से हम लोग अगर देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ की तरह अगर हम बात करें, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ जो होता है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, अगर इस वेक्टर के अगर इधर का डायरेक्शन वाला आर ले लेते हैं तो इसके हेड पे इसका टेल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का काम ये करेगा। अगर इधर वाला डायरेक्शन लेंगे तो इसके हेड पे इसका टेल हो जाएगा, रिजल्टेंट का काम ये करेगा। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये वाला अगर r12 वाला ये वाला दिशा अगर ले लें r का, तो इस वेक्टर के हेड पे इसका टेल हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर लॉ से जो फॉर्मूला चलेगा आपका, इसको अगर हम बात करें a, इसको b मान लें, तो ओ ए वेक्टर के हेड पर आपका ए बी वेक्टर का टेल होगा, रिजल्टेंट बन जाएगा ओ बी वेक्टर। यानी कि हमारा ओ ए जो होगा r1 वेक्टर है, ए बी जो है वो r वेक्टर है, ठीक है, और ओ बी जो होगा r2 वेक्टर है। इस तरह से हम लोग r अगर निकालना चाहें तो r2 माइनस r1 हो जाएगा, यानी कि जब इधर वाला दिशा लिए हैं तो r2 माइनस r1 आ गया। जब ये वाला डायरेक्शन लेंगे तो हमारा r1 माइनस r2 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आपका लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल लॉ अगर फोर्स का फॉर्मूला से देखें, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से फॉर्मूला अगर देखें तो F12, सपोज दैट ये इस पर अट्रैक्शन का फोर्स अगर लगा रहा है, बी पर अट्रैक्शन रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है F2 पर जो लग रहा है 1 के द्वारा, तो F21 हो जाएगा। इस पे जो रिपल्सन का जो फोर्स लगेगा, ठीक है, दोनों अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन ही फोर्स काम करेगा, तो F1 पे 2 के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं F12 या F21, इसको लिख सकते हैं F21 का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और 2 1 का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन लगाने के लिए इस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर कौन सा लगाना होगा, आपको आर को वेक्टर में लाने के लिए कौन सा लगाना होगा, R12 लगाना होगा। अब ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, F12 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें अगर आर से गुना करके आर क्यू कर दें और फिर ऊपर भी अगर आर से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए R12 ये R12 से कौन सा वेक्टर आया था, ये वाला आया था, ये दिशा वाला आया था, और उसका वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं यहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड रखना हो तो भी रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 था, अब इसका वैल्यू हम लोग आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आपका हो जाएगा RQ। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, R वेक्टर का मॉड का Q लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है। और इसकी जगह पर हम लोग हो जाएगा 1 से 2 की तरफ था तो 2 में से 1 आया था, R2 माइनस R1 आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी चीज़ को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड का Q लगा सकते हैं इंटू R2 माइनस R1, ये हो गया आपका। उसी तरह सिमिलरली की अगर बात करें F12 की अगर बात करें F12, तो ये जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब R1 माइनस R2 कर देंगे, मॉड का Q लगा लेंगे इंटू यहाँ पे जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ पे मॉड नहीं है, नीचे की ओर मॉड है। तो इस तरह से हमारा हो गया कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब मान लीजिए अगर इस पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स अगर दे दिया जाए, इस पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स अगर दे दिया जाए, जैसे कि R1 का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया जाए इस पॉइंट के लिए x1 y1 दे दिया जाए, इसके लिए x2 y2 दे दिया जाए, तो R1 को हम लिख सकते हैं x1i प्लस y1j, हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरह R2 के लिए हम लिख सकते हैं x2i
प्लस y2 जे। तो अगर R1 माइनस R2 निकालना हो या R2 माइनस R1 निकालना हो तो हमारा आ जाएगा 2 में से 1 घटा लेंगे x2 माइनस x1 i, फिर y2 में से y1 घटा लेंगे y2 माइनस y1 j। और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए R2 माइनस R1 का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इसको क्या कर लेंगे, i और j एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो सीधा फॉर्मूला चलेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आपका R1 माइनस R2 अगर आता तो हम लोग क्या कर लेते, x1 माइनस x2 इंटू आई कर लेते और y1 माइनस y2 j कर लेते। उसी तरह मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, तो उसी तरह लिख लिया जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और उस तरह से इक्वेशन में भी रखा जाएगा। जैसे कि फोर्स F21 की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R2 माइनस R1 ऐसे था। और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसके जगह पे R2 माइनस R1 का मॉड का Q R2 माइनस R1 था। अब इस चीज़ को हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए। अब पावर 3 था तो 3 लिख सकते हैं इंटू फिर यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ये वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। इसको फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर और पावर 3/2 कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि रूट हटेगा तो आपका 2 आ जाएगा इंटू ये वाला वैल्यू आपका ज्यों का त्यों रहेगा x2 माइनस x1, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट रखने से आपका फोर्स हमेशा वेक्टर में रहेगा y2 माइनस y1 j। तो ये हमारा फोर्स हो गया। उसी तरह 2 1 का निकाले हैं हम लोग तो 1 2 का भी उसी तरह चला जाएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा हो, एक दूसरे के पर अगर इंटरेक्टिंग फोर्सेस लगा रहा हो तो किसी एक दिए गए चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा बाकी सारे चार्जेस के कारण लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होता है। यानी कि नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर जो होगा वो सारे चार्जेस के कारण लगाए गए इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a number of charges interacting are interacting, then the net force on any given charges is equal to vector sum of force due to each interacting charges of the system। मान लीजिए कि कोई चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, ये Q है, इस पे Q1 Q2 Q1 मान लेते हैं इसको। तो Q1 इस पे इधर अगर फोर्स लगा रहा है, ये भी अपना इधर अगर फोर्स लगा रहा है
सारे के सारे अपना अलग अलग फोर्सेस अगर लगाए, मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो F1 मान लें, इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा F2 मान लें, इसको Fn मान लें, तो इस पर जो नेट फोर्स जो होगा सारे चार्जेस के कारण वो वेक्टर सम होगा, यानी कि F1 पे Fi जो होगा नेट फोर्स होगा, इसके सम के बराबर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा लगा करके, क्योंकि वेक्टर सम होगा नेट। ये किसके बराबर होगा, Fi की जगह पर 1 से लेकर n तक रख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस आपका Fn तक, ठीक है। यानी एफ नेट जो होगा वो टोटल सम हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा सबका, ठीक है। F1 2 F3 प्लस Fn तक जाएगा। अब इसे मान रख ले, अगर यही सुपरपोजिशन हो गया प्रिंसिपल का, तो अगर यहाँ मान रखे सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो सकता है, और सब में जो होगा Q कॉमन हो सकता है सब में, लेकिन Q1 Q2 Q3 अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें से Q बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका जो होगा वो R1 हो जाएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। R3 के बाद में इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग देख सकते। इसी तरह हम लोग Q2/R2 का स्क्वायर, उसी तरह आपका Q1/Rn का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सपोज दैट ये एफ नेट है, इसका अगर यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो R1 कैप लगा सकते हैं, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R2 कैप लगा सकते हैं, इधर R3 कैप हो सकता है। तो सब में हम लोग अगर लिखना चाहें तो R1 कैप, R2 कैप, उसी तरह Rn कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म देने के लिए हो गया। और सबका वेक्टर फॉर्म में रख करके एडिशन लगा दिए हैं, नेट फोर्स निकल गया। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्लियर हो गया कि किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज अगर इंटरेक्ट कर रहा हो, तो किसी एक दिए गए चार्ज पर बाकी सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वेक्टर सम इस पर नेट फोर्स होगा। यहाँ पे देख सकते हैं Fi जो होगा 1 से लेकर n तक अगर समेशन कर देंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा। कैसे लिखा जा सकता है, F1 F2 F3 Fn तक, इसको हम लोग एफ नेट भी बोल सकते हैं। किसका सम है, वेक्टर सम, तो F1 F2 F3 का। अब इसका मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब में कॉमन हो सकता है, Q सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि ये फोर्स निकालेंगे तो Q1 Q हो जाएगा, ये फोर्स निकालेंगे तो Q Q2 हो जाएगा, ये फोर्स निकालेंगे Q Qn हो जाएगा। तो उसी तरह सब में से Q कॉमन हो गया है, Q1/R1 इसका डिस्टेंस ले लिए हैं स्क्वायर, और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो R1 कैप लगा दिए। उसी तरह Q2/R2 का स्क्वायर है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, R2 कैप लगा दिए हैं। उसी तरह हम लोग Q3/R3 का स्क्वायर लिख करके R3 कैप लगा देंगे, उसी तरह n तक जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया ये सुपरपोजिशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी, इसी को पढ़ते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। मतलब किसी बॉडी पर यूनिफॉर्मली चार्ज को पूरी तरह से उस बॉडी पर अगर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी तरह होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा किसी अगर लाइन के अलॉन्ग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी सतह पे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी 3D शेप में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो पूरी 3D शेप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी कि किसी लाइन के अलॉन्ग अगर कुछ वायर है, इस पर अगर मेटालिक वायर, इस पर चार्जेस है अगर, ठीक है, या इसी को अगर हम घुमा करके मोड़ करके रिंग बना दे तभी भी लीनियर ही होगा, ये रिंग बना दे तभी भी आपका लीनियर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इसका लंबाई अगर L है, तो हम लोग इसका चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, सरफेस के लिए सिग्मा, इसके लिए रो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबाई अगर दिया हो L, तो हम लोग इस पर जो अगर टोटल चार्ज अगर Q दिया है
तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो Q/L हो जाएगा। इसके लिए अगर रिंग का रेडियस अगर दिया हो तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई हो जाएगा 2πr हो जाएगा अगर रेडियस दिया हो तो इस तरह से हम लोग इसका लंबाई तो हमारा पता चल गया। तो इस पर जो चार्ज Q अगर दिया है, नेट चार्ज, अगर इस पर टोटल चार्ज Q अगर दिया है तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं Q/2πr। इस तरह से इसका यूनिट जब लिखना चाहेंगे तो यूनिट हो जाएगा इसका कूलम और इसका मीटर, कूलम पर मीटर हो जाएगा। लिख सकते हैं यूनिट ऑफ लैम्डा, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो मान लीजिए कोई सतह है, कोई सरफेस है, इस पर अगर चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो इसको हम लोग अगर Q से लिखते हैं तो इस पर अगर टोटल एरिया A दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, इसका चार्ज डेंसिटी को, इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/एरिया। अगर यही अगर मेटालिक कोई स्फीयर है तो मेटालिक स्फीयर है तो चार्जेस हमेशा मेटल में कहाँ रिसाइड करता है, तो सरफेस पे। चार्जेस कहाँ रिसाइड करता है, मेटल सरफेस पे। ये मेटल स्फीयर है, ये हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, तो इसमें 3D शेप नहीं चलेगा, ये सरफेस फिनोमेना हो जाएगा। यानी कि इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ही लगेगा। यानी कि इसका रेडियस अगर r दे दिया जाए तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा अगर Q दिया है तो Q/4πr²। तो इसका यूनिट अगर लिखना चाहें तो यूनिट ऑफ सिग्मा हम लिख सकते हैं, कूलम हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा का हो जाएगा आपका यूनिट। उसी तरह वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में अगर हम लोग 3D शेप की अगर बात करें, जैसे क्यूब मान लीजिए कोई है, क्यूबाइड है, और ये हमेशा नॉन मेटल के ही लिए होता है, क्योंकि नॉन मेटल में क्या होता है, चार्जेस जो होता है वो अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, लेकिन मेटल में हमेशा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, इसलिए सरफेस फिनोमेना। तो ये नॉन मेटालिक शेप के लिए होता है, 3D शेप लगा दिया जाता है। कोई स्फीयर भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर चार्ज देखें, अगर टोटल एरिया अगर इसका पता चल जाए तो हम लोग टोटल एरिया निकाल लेंगे, और आपका चार्ज अगर Q दिया है तो इसका चार्ज डेंसिटी जो चलेगा वो रो हो जाएगा, और रो इज इक्वल टू Q/एरिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर एरिया दिया हो तो इसका यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ रो, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब हो, सॉरी यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम में हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा नीचे, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लेंगे क्योंकि 3D शेप ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरह कोई स्फीयर भी लिया जा सकता है, स्फीयर, नॉन मेटालिक स्फीयर। नॉन मेटालिक स्फीयर में अंदर भी रह सकता है चार्ज, और आपका बाहर भी चार्ज रह सकता है। तो उस स्थिति में हमारा जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 4/3πr³ हम लोग लगाएंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला चलेगा Q/4/3πr³ चलेगा। तो इस तरह से हम लोग सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। 3D शेप के लिए होता है, अंदर बाहर चार्ज हो, यानी हर हालत में नॉन मेटालिक के लिए ही ये लागू होता है। और मेटल की जब बात आएगा तो कोई भी शेप हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाता है, इसलिए वहाँ पे एरिया लगेगा। तो उसका यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसमें वॉल्यूम लगेगा तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चार्ज डेंसिटी भी आपका क्लियर हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। हम आगे भी सारे 12th के सारे चैप्टर्स को पार्ट बाइज पार्ट हम लोग कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को आप लोगों के समक्ष हम वीडियो बनाकर डालेंगे। तो आज का क्लास इतना ही पर, धन्यवाद।